तो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियोस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देखी थी और जो उस फर्स्ट पार्ट आया था उसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी देखी थी। सेकंड पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज देखी थी। आज का जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ का। ज़्यादातर जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो सीएमए का हो, बीकॉम का हो या कोई भी पेपर हो, में लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल पे शॉर्ट नोट या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल आ ही जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बेसिकली क्या होता है। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पढ़ा था, तो जो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इट हैज़ इट्स ओन कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो एक अलग आइडेंटिटी है और जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस उसका होता है। कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो जब जैसे किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो जाता है या कुछ ऐसी लीगल एक्टिविटी हो जाती है, तो हम अब ये थोड़ी कहेंगे कि कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है, जो उसके मेंबर्स हैं वो तो अलग है ना। तो कुछ भी ऐसे फ्रॉड के केस में अब कंपनी जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर कोई ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी हुई है या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, तो वो पक्का उसके मेंबर्स या जो उसके पीछे का जो पर्सन्स है जो उसको रन कर रहे हैं, पक्का उन्होंने की है। तो कोड जो है, जो कॉरपोरेट वेल है ना, तो ये जो एक आड़ है शेयर होल्डर्स के, मतलब मेंबर्स के पास या जो कंपनी के जो अंदर चलाने वाले पर्सन है, कि कंपनी अलग आइडेंटिटी और जो मेंबर्स है वो अलग आइडेंटिटी, उसको जो कंपनी की जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो कॉरपोरेट वेल है कंपनी का, तो जो कोर्ट है वो इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देती है। यानी ये जो आइडेंटिटी है, कोर्ट ये मान लेती है कि कंपनी और जो उसको चलाने वाले हैं वो सेम है। तो जो भी असल में फ्रॉड पर्सन होता है, जो भी जिसने फ्रॉड एक्टिविटी की होती है या कुछ भी ऐसा काम किया होता है, कोर्ट फिर उसको पकड़ती। हम लोग रीड करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। The separate personality of a company is statutory privilege and it must be used for legitimate business purposes। जो क्या कहा गया है, जो सेपरेट पर्सनैलिटी जो है कंपनी की, सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। जो कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि कंपनी एक सेपरेट पर्सनैलिटी है, वो एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है और उसका यूज़ एक अच्छे चीज़ और लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए ही सिर्फ किया जाना चाहिए। Where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individual concerned will not be allowed to take shelter between the corporate personality। जो फ्रॉडलेंट पर्सन है, जिसने जो फ्रॉड किया है, वो सेपरेट पर्सनैलिटी के पीछे एक शेल्टर ले लेता है, एक आड़ ले लेता है, ऐसे कि जो वो है कंपनी अलग आइडेंटिटी, वो एक अलग आइडेंटिटी। जो जैसे हम जैसे शटर होता है, शटर को ऐसे लिफ्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही कंपनी भी उस शेल्टर को ना लिफ्ट कर देती है। वो जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाला जो स्टेटस है उसको लिफ्ट करके कॉरपोरेट शेल को ब्रेक करके उस असल पर्सन को देखती है जो गिल्टी होता है। वेयर अ फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल एंटिटी, जो लीगल एंटिटी है उसका फ्रॉड या डिसऑनेस्ट जब यूज़ होता है, द इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। जो इंडिविजुअल है जिसने वो फ्रॉड किया है, डिसऑनेस्ट एक्टिविटी की है, वो कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी वाले जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है उसके पीछे शेल्टर नहीं ले सकता। कोर्ट उसे पकड़ेगी असल में। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉरपोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉरपोरेट विल। जो कोर्ट है वो कॉरपोरेट शेल को ब्रेक करके उस असल जो गिल्टी पर्सन है उसको पकड़ेगी। The court will look behind the corporate identity and take actions as though no identity separates from the members existed and make the members or the controlling person liable for debts and obligations of the company। जो भी persons जो है वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वही डेट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए लाइबल होंगे।
कोर्ट जो कॉरपोरेट विल को लिफ्ट करके उन जो असल में जो पर्सन्स हैं उनको मतलब गिल्टी जो होंगे उनको पकड़ेगी। द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉरपोरेट आइडेंटिटी, जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी कॉरपोरेट एंटिटी है, कोर्ट उसके पीछे देख के कौन से गिल्टी पर्सन्स है या फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनको जो है वही लोग उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। तो आगे ना कुछ सरकमस्टांसेस है, हमारी जो मॉड्यूल है सीएमए इंस्टीट्यूट की, उसी के बेसिकली ये सब नोट्स है। तो कुछ ऐसे ही सरकमस्टांसेस है कि किन किन सरकमस्टांसेस में जो कॉरपोरेट वेल है उसको लिफ्ट किया जाता है। तो ये जो नोट्स है आप अपने सीएमए के मॉड्यूल से भी देख सकते हो, और वही मैंने भी यहाँ पे वहीं से नोट्स बनाए हैं सारे। तो ये है कि इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जो डिफरेंट कोर्ट्स फाउंड इट नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड पनिश द एक्चुअल पर्सन हु डिड रॉन्ग और अनलॉफुल एक्ट्स अंडर द नेम ऑफ कंपनी, जो एक्चुअल फ्रॉड पर्सनस है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कंपनी के नाम पे। तो जो डिफरेंट कोर्ट्स ने ये ज़रूरी पाया कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ सर्कमस्टांसेस है जिनमें कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस एक्चुअल फ्रॉड पर्सन को पकड़ने के लिए जो कंपनी के नाम पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है। Number one, protection of revenue. The court may ignore the separate legal entity status of a company where it is used for tax evasion or circumventing tax obligation. अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है या टैक्स इन्वेजन टैक्स की चोरी अगर हो रही है कंपनी में, तो कोर्ट जो है वो कॉरपोरेट विल को लिफ्ट करेगी सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस को इग्नोर करके, जो असल जो पर्सन है जो इस सब फ्रॉड्स को आगे जो कर रहा है टैक्स की चोरी, जो असल पर्सन उस चीज़ के लिए इन्वॉल्व है उसको पनिश करेगी। दूसरा जो सर्कमस्टांसेस हम बताया गया, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एनिमी और फ्रेंड। अब जो कंपनी है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, नॉन लिविंग थिंग है, वो तो ना ही एनिमी हो सकती, ना ही दोस्त हो सकती है और ना ही दुश्मन हो सकती है। बट ड्यूरिंग वॉर, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी एलियन एनिमी के साथ या हमारी जिसके साथ वॉर हो रही है उस कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड एब इनिशियो होता है, वो वॉइड हो जाता है उसी समय। ड्यूरिंग वॉर it may become necessary to lift corporate well and see the persons behind it to determine whether they are friend or enemy. This is due to reason that a company enjoys separate legal entity status, but its affairs are run by individuals. देखो जो कंपनी है वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो उसके ऑपरेशंस है वो तो लोग ही चला रहे हैं ना। अब लोग तो वॉर की स्टेट में दुश्मन या दोस्त हो सकते हैं, तो कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करके ये देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल पर्सनस कंपनी को रन कर रहे हैं वो एनिमी है कि फ्रेंड है। इसके लिए एक बहुत फेमस जो केस लॉ है जो हमारी बुक में भी गिवन है, वो है डाइबलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंशियल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अब हम आगे इस केस लॉ को देखेंगे, इससे हमको ये जो सर्कमस्टांस गिवन है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर ऑफ अ कंपनी वाला, ये और अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा डाइबलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंशियल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का। तो ये बेसिकली वो केस लॉ है कि डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंशियल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर वाला ये जो है केस लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे डैमलर कंपनी लिमिटेड जो थी वो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी थी, पर जो उसके शेयर होल्डर्स थे ना, जो उसके मेंबर्स थे वो जर्मन के थे, ज़्यादातर जर्मनी के थे, जर्मन थे, कुछ को छोड़ के, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो उसके मेंबर्स हैं वो जर्मन थे, जर्मनी से। अब जो कॉन्टिनेंशियल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड है वो भी इंग्लैंड ही की कंपनी है, मतलब ये दोनों कंपनीज इंग्लैंड में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। बस जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लैंड के हैं, इसके शेयर होल्डर्स जर्मनी के हैं। अब ना डैमलर कंपनी लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कॉन्टिनेंशियल टायर रबर कंपनी लिमिटेड को टायर सप्लाई के लिए, मतलब जो रबर कंपनी लिमिटेड है टायर वाली, ये डैमलर कंपनी लिमिटेड को
टायर सप्लाई करेगी। अब जब ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन होती है। अब जो वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी, उसमें इंग्लैंड और जो जर्मनी थे वो एक दूसरे के अपोजिट में थे, यानी वो अगेंस्ट एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उसमें एनिमी कैरेक्टर आ जाता है, मतलब इंग्लैंड और जर्मनी एनिमी होते। तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड जो थी वो रिफ्यूज़ कर देती है सप्लाई करने से टायर डायबलर कंपनी लिमिटेड को, क्योंकि उसके जो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स थे वो जर्मनी के थे इसलिए। तो जो रीज़न होता है वो होता है एनिमी कैरेक्टर। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड कहती है कि जो आपके डायबलर कंपनी लिमिटेड के ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो जर्मन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम टायर सप्लाई नहीं करेंगे। रीज़न बताती है एनिमी कैरेक्टर। तो जो इसका डिसीजन कोड देती है वो क्या देती है, कोड डिसीजन वाज इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो कंपनी enjoys separate legal entity status, but its affairs are handled by individuals, but individuals और members are of enemy character। जो individuals और member थे वो enemy character के थे। तो ये बहुत फेमस केस लॉ था, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का। इससे हम लोग को ये चीज़ समझ में आती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जब भी शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का, कंपनी का एनिमी कैरेक्टर पता करना हो तो कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करना नेसेसरी हो जाता है। तो जो अब अगला हमारा जो है सरकमस्टांसेस, अभी तो हमने दो पढ़े खाली, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। जो थर्ड आता है वो है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अब ये क्या कहता है, वेयर अ कंपनी इज़ यूज फॉर कमिटिंग फ्रॉड्स। जब कंपनी किसी फ्रॉड को कमिट या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए यूज़ किया जाए कंपनी को, कंपनी के नाम को, द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड लुक एट द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। जो जब कोर्ट है उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगी ये पता करने के लिए, रियलिटी को पता करने के लिए कि किस पर्सन ने वो फ्रॉड किया है। फ्रॉड जो पर्सन है जिसने फ्रॉड किया है उसको पता करने के लिए। तो ये बहुत ही फेमस केस था। इस पे एक और है जोन्स वर्सेस लिपमैन का, जो 1962 में हुआ था। तो जोन्स और लिपमैन का क्या केस रहता है, मिस्टर लिपमैन एग्रीड टू सेल अ प्रॉपर्टी टू जोन्स फॉर €5250, बट सब्सिक्वेंटली चेंज हिज माइंड। जो मिस्टर लिपमैन होता है ना, वो जोन्स को एग्री करता है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए €5250 में। बाद में अपना उसका मूड चेंज हो जाता है, अपने माइंड को चेंज कर लेता है वो। देन ही फॉर्म्ड हिज ओन कंपनी, अपनी कंपनी खड़ी करता है €100 की, मतलब कैपिटल लगा के कंपनी को खड़ा कर देता है और अपने आप ही को कंपनी का डायरेक्टर और ओनर बना लेता है। और अपनी ही जो उसने कंपनी बनाई थी ना, तो उस कैपिटल से उसी को ही वो जो अपनी प्रॉपर्टी है उसे €3000 में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद टू इनेबल सच ट्रांजेक्शन लिपमैन हैड बोरोड ओवर हाफ ऑफ मनी हैंडल्ड बाय वे ऑफ बैंक लोन। मतलब जो उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी को उसने कहा था जोन्स को देने के लिए, वो उसको अपनी ही कंपनी को बुला के उसी को ट्रांसफ़र कर देता है बेसिक। और जो ये जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस होता है, इसमें जो फाइनली जो कोर्ट का ऑर्डर आता है, डिसीजन जो दिया जाता है, तो कोर्ट कहता है कि फर्स्टली द कोर्ट हेल्ड दैट द रूल्स of the Supreme Court could apply to the circumstance. Further to this, it was found that the defendant has a mass to avoid recognition by the eye of equity. On this basis, the requirement of a specific performance could not be avoided. It was clear that the defendant had controlled the sham company। जो वो था लिपमैन, उसी ने ही उस कंपनी को फॉर्म किया था और उसी ने ही अपना जो फ्रॉड करने के लिए, जो मतलब उसने एग्रीमेंट किया था, उसको अपनी ही कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। जो जो कंपनी उसने बनाई थी उसका कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं था, तो उसने कुछ कैपिटल से एक कंपनी खड़ी की, उसी को वो लैंड ट्रांसफ़र कर दिया। तो बेसिकली उसने एक कंपनी का यूज़ किया। तब उसने जोन्स को कहा मैंने किया था ना एग्रीमेंट, बट लैंड तो मेरी कंपनी के पास है। तो उसने कंपनी के नाम को यूज़ करके जो चीज़ था उसके एग्रीमेंट को ब्रेक किया, फ्रॉड किया। तो यही हमारी जो सर्कमस्टांस है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए जो कोर्ट है वो कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। यही बेसिकली है, ये उसकी समरी है चीज़ की। द कोर्ट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट मिस्टर लिपमैन एंड फॉर्म्ड कंपनी। तो लिपमैन के अगेंस्ट में कोर्ट का डिसीजन आता है। कोर्ट ने कहा
The defendant company is the creature of the first defendant, a device and shame, a mask which he holds before his face in an attempt to avoid recognition by the eye of equity. सिंपल सी बात है, उसने कोर्ट से बचने के लिए कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस को यूज़ करने के लिए उस कंपनी को फॉर्म किया और उसको लैंड ट्रांसफ़र की। तो इसीलिए जो ये मतलब कोर्ट है वो मिस्टर लिपमैन को और उसकी बनाई गई कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेगी, एक ही मानेगी। इसीलिए उसने वो जो है कॉरपोरेट विल को लिफ्ट किया कोर्ट ने। तो ये कुछ सर्कमस्टांस थे। फोर्थ जो हमारे पास सर्कमस्टांस आता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। The court shall lift a corporate will without any hesitation to protect the public policy and prevent transaction opposed to public policy। जो पब्लिक की पॉलिसीज़ हैं जो भी उसके अगेंस्ट पे अगर कंपनी कोई काम कर रही है, बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, जो उसके पीछे पर्सन इन्वॉल्व है वो कर रहे हैं, तो इसलिए उसको लिफ्ट कर देती है कोर्ट का। सेपरेट पर्सनैलिटी जो स्टेटस है उसको इग्नोर करके कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देती है। जो फिफ्थ हमारे जो गिवन है कंपनी में शेम और क्लॉक, तो बेसिकली वही जो फ्रॉड, कंपनी का लेब यूज़ करके दूसरी कंपनी बनाना और उससे फ्रॉड करना, उसी के बारे में है। वेयर द कंपनीज मेयर शेम एंड वॉज रियली अ पोली यूज फॉर कमिटिंग इलीगैलिटीज एंड टू डी फ्रॉड पीपल, द कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। इस पे एक फेमस केस लॉ आता है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का। तो हम लोग इस केस लॉ को देखते हैं कि गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का बेसिकली क्या केस लॉ है। तो गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न का ये केस लॉ है। तो जो मिस्टर हॉर्न होता है ना, हॉर्न, वो गिलफर्ड मोटर जो कंपनी है उसमें एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मिस्टर हॉर्न वाज अ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर of Guilford Motor Company Limited. His employment contract prevent him from attempting to socialize Guilford customers in the event the Horn left Guilford's employment. अब क्या होता है ना, ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनको, उनके लिए जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती हैं कि कंपनी की एम्प्लॉयमेंट को छोड़ने के बाद वो उसके कस्टमर को सॉलिसिट ना कर सके, इसलिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। तो गिलफर्ड मोटर जो है उसने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हॉर्न से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि जो गिलफर्ड मोटर जो कस्टमर्स हैं ना गिलफर्ड कंपनी के, उसको जो उसका एमडी है कभी भी एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद उनको सॉलिसिट नहीं कर सकता। हॉर्न वॉज फायर्ड एंड इज सब्सिक्वेंटली सेट अप अ कॉम्पिटिटिंग कंपनी विद गिलफर्ड प्राइजेस। मतलब वो जैसे ही मतलब रिटायर, जब वो उसको एम्प्लॉयमेंट छोड़ता है, जब उसको हटाया जाता है हॉल को, तो अब उसने सोचा कि मैं खुद तो नहीं सॉलिसिट कर सकता, इसलिए वो एक अपनी नई कंपनी खड़ी कर देता है गिलफर्ड मोटर्स को कंपटीशन देने के लिए। अब जब वो इतने बड़ी पोस्ट पे था, वो ज़्यादातर कस्टमर्स को जानता होता है, ज़्यादातर डीलर्स को जानता होता है, तो वो उनको एक कॉम्पिटिटिंग कंपनी को खड़ा करके जो और उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। गिलफर्ड डू नॉट हैव एनी लीगल रिस्ट्रेंट्स अपॉन हॉर्न्स कंपनी, ओनली हॉर्न हिमसेल्फ। अब जो गिलफर्ड मोटर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था वो तो सिर्फ हॉर्न से कराया था, हॉर्न की कंपनी से तो कराया नहीं था। तो इसीलिए बेसिकली केस लॉ है कि मिस्टर हॉर्न ने कंपनी खड़ी की, जो कंपनी का स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी वाला यूज़ किया। अब उसने कहा जो कस्टमर आपके तोड़ रहा है वो तो मेरी कंपनी तोड़ रही है ना, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, सॉलिसिट जो कर रही है वो तो कंपनी कर रही है। तो कंपनी के नाम को यूज़ किया ना उसने। तो इसमें जो कोर्ट का डिसीजन आता है बेसिकली इन द लास्ट, जो कोर्ट जो होती है वो गिलफर्ड मोटर्स कंपनी के ही मतलब पक्ष में अपना फैसला देती है, और हॉर्न जो उसकी बनाई हुई कंपनी है दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करके कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करती है, और मिस्टर हॉर्न को एट द एंड में उसको जो भी उसकी पेनल्टी होती है उस पर लगती। तो ये है। तो ये एक और सिंपल मतलब उसी के बारे में चीज़ें हैं कि क्या क्या उस केस लॉ में हुआ था। द इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड दैट द कंपनी वाज सेट अप टू एवेट्स हॉर्न कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो हॉर्न ने कंपनी बनाई थी वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को बचाने के लिए, उनको छुपाने के लिए बनाई थी, इसलिए इसको लिफ्ट किया गया कॉर्पोरेट विल को। द कोर्ट पियर्स द कॉर्पोरेट विल एंड ऑर्डर्स एंड इंजंक्शन अगेंस्ट द हॉर्न। कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके हॉर्न के अगेंस्ट में ऑर्डर देती है।
और हमारा सिक्स्थ सर्कमस्टांस था जिसमें कि कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है, वो है वेयर अ कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर। जब कंपनी होती है वो किसी सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर्स के एज ए एजेंट काम कर रही होती है। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड अ कंपनी to effect that the company will act as an agent of its shareholder for the purpose of carrying on the business is essential of that of shareholders and will have unlimited liability। तो इन केस में भी जो कोर्ट जो है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। जो सेवेंथ हमारे पास केस आता है वो है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेयर अ कंपनी ट्राइज टू अवॉइड इज लीगल ऑब्लिगेशन। जो कंपनी होती है उसके कई लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि भाई उसे ये चीज़ें करनी है लीगली। अगर वो अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को हाइड करने के लिए कंपनी के नाम पे कोई ऐसी चीज़ करती है तो उसके जो पर्सन है एक्चुअल गिल्टी को देखने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है। द कॉर्पोरेट विल शाल बी लिफ्टेड टू लुक एट द रियल पिक्चर। तो इस पे एक और बहुत ही फेमस केस लॉ है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। अब जो आपको पता होगा जो भी इंडस्ट्री होती है ना, जो भी कंपनी होती है उसे एम्प्लॉई को बोनस देना रहता है। तो इसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई थे तो इसको बोनस देना था। तो इसका मैं आपको समरी बताता हूँ कि वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वैसे एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का बेसिकली क्या केस लॉ था। तो जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड है वो इनैर्को लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करती है और उससे एनुअल डिविडेंड मिलता है इन्वेस्ट करने पे। तो उसको एनुअल डिविडेंड मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट से। डिविडेंड इंक्लूडेड इन कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड यूज टू कैलकुलेट द बोनस पेबल टू कंपनीज वर्कमैन। अब जो ये डिविडेंड होता है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है कंपनी के और उससे एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है। अब ये जो कंपनी है ये क्या करती है, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना रहती है। कंपनी का क्या नाम होता है, एरिल भावनगर लिमिटेड करके एक सब्सिडरी कंपनी खोलती है और जो डिविडेंड आ रहा होता है ना उससे जो उसने इलैर्को लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है वो डिविडेंड को वो इस सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफ़र करती जाती है। बेसिकली वो इस कंपनी का यूज़ कर रही है अपने जो डिविडेंड है वो इधर इस पर ट्रांसफ़र करके। ये जो कंपनी है ना इसका अपना कोई सेपरेट बिजनेस नहीं है, ये कंपनी सोलरी रिलाई करती है डिविडेंड फ्रॉम ट्रांसफर शेयर्स। जो डिविडेंड ये ट्रांसफ़र कर रही है कंपनी सिर्फ उस पर चल रही है, इसका कोई अपना बिजनेस नहीं है। हाउएवर द डिविडेंड इनकम वाज नॉट ट्रांसफर्ड बैक टू एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कोई डिविडेंड इनकम इसको बैक ट्रांसफ़र नहीं कर रही, बस जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड है वो अपना जो डिविडेंड कमा रही है वो इसको ट्रांसफ़र करती जा रही है जिससे उसके पीएलएल अकाउंट पर डिविडेंड ला आए और उसको बेसिकली बोनस ना देना पड़े अपने एम्प्लॉयज़ को। रिजल्ट इन रिड्यूस्ड प्रॉफिट शोन इन कंपनीज अकाउंट एंड सब्सिक्वेंटली अफेक्टिंग द बोनस पेबल टू वर्कमैन। इससे बोनस जो है वो ना मिल सके, बोनस की चोरी वो कर सके, वर्कमैन जो उसके हैं एम्प्लॉयज़ है उसको बोनस ना देना पड़े इसलिए। तो the workmen filed an industrial dispute claiming their rightful bonus entitlement, arguing that the two companies, Associate Rubber Industries Limited and Aril Bhavnagar Limited, were the same entity। तो जो वर्कमैन होते हैं ना बेसिकली केस फाइल सूट फाइल कर देते हैं कंपनी के अगेंस्ट में। ये एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एरल भावनगर लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो सेम एंटिटी है। जो ये कंपनी बनाई गई है बेसिकली बोनस ला देना पड़े इसलिए बनाई गई है। जो असल में जो कोर्ट का जो डिसीजन आता है अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्कमैन वाज इंटाइटल टू रिसीव देयर राइटफुल बोनस। तो जो कोर्ट होती है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है और इस जो अनिल भावनगर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देती है। और जो बोनस जो राइट है एम्प्लॉयज़ का उन्हें वो बोनस मिलना चाहिए, इसलिए इस केस पे भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वर्कवेल ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। जो एट्थ और आखिरी सर्कमस्टेंस जो हमारी मॉड्यूल में गिवन है वो है टू पनिश और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया गया और अगर उसे ना माने, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है,
अब वो तो कोई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे डिसओबे नहीं कर सकती। अगर डिसओबे किया गया है तो पक्का उसका जो पर्सन्स उसको रन कर रहे हैं उसी में से किसी ने किया है। देयरफॉर द पर्सन एट फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। इसके लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाना चाहिए। तो ये हमने सर्कमस्टांसेस पढ़े, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का टॉपिक देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ज़्यादातर जो केस लॉ थे उसको डिस्कस करें। लिपमैन हॉर्न का केस डिस्कस करा, वर्कमैन वाला वो डिस्कस करा, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वाला डिस्कस करा, गिलफर्ड मोटर और हॉर्न वाला डिस्कस किया। तो आज के जो वीडियो है इसमें जोन्स लिपमैन वाला भी डिस्कस किया गया केस लॉ। और एट लास्ट ये वाला वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। हमारी बुक में जितने केस लॉ गिवन है हमने वो केस लॉ देखे और सारे सर्कमस्टांसेस देखे जिसमें कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनीज़ को स्टार्ट कर देंगे कि काइंड्स ऑफ कंपनी कितने तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब देखेंगे डीप में काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का टॉपिक जो था और सर्कमस्टांसेस जिस पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है वो हमारे ख़त्म हुए।